Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाडेक्स मिशन लॉन्च किया। भारत में 2024 में इंटरनेट शटडाउन की कम घटनाएं दर्ज की गई। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी CP ग्राम्स ने पिछले 3 वर्षों में 70 लाख से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR का दिसंबर 2024 का अंक जारी किया। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने इंडस्ट्री 4.0 अपनाने और भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोड मैप रिपोर्ट जारी की। रक्षा मंत्री के अनुसार अग्रणी प्रौद्योगिकियों में निपुणता हासिल करना समय की मांग है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पाडेक्स मिशन लॉन्च किया। स्पाडेक्स को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। इसके साथ 24 PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी POEM-4 पेलोड भी भेजा गया है। अंतरिक्ष यान को अन्य इसरो केंद्रों के सहयोग से UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC ने डिजाइन और विकसित किया है। आपको बता दें कि UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC बेंगलुरु में स्थित है। यह सैटेलाइट्स के निर्माण और संबंधित सैटेलाइट प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए इसरो का प्रमुख केंद्र है। चलिए सबसे पहले स्पाडेक्स मिशन पर एक नजर डाल लेते हैं। यह 55 डिग्री झुकाव पर पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा में रहेगा। मिशन लाइफ की बात करें तो डॉकिंग के बाद मिशन का परिचालन 2 साल तक जारी रहेगा। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य वृत्ताकार निम्न भू कक्षा में 2 लघु अंतरिक्ष यानों के रेंडेजवस डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक तकनीक का विकास एवं प्रदर्शन करना है। ये 2 लघु अंतरिक्ष यान हैं SDX-01 यानी चेजर और SDX-02 यानी टारगेट। इसका द्वितीयक उद्देश्य डॉकिंग के जरिए जुड़े अंतरिक्ष यानों के मध्य बिजली का आदान प्रदान और अनडॉकिंग के बाद दोनों अंतरिक्ष यानों का संयुक्त प्रणाली के रूप में काम करना एवं किसी भी कार्य या प्रयोग यानी पेलोड संचालन को प्रबंधित करना है। चलिए इसी के साथ विकसित की गई स्वदेशी प्रौद्योगिकियां भी जान लेते हैं। सबसे पहले है इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक यानी ISL। यह तकनीक अंतरिक्ष यान के बीच स्वायत्त संचार के लिए विकसित की गई है। दूसरा GNSS आधारित नोवेल रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशन एंड प्रोपगेशन यानी RODP प्रोसेसर। इस तकनीक का उपयोग अन्य अंतरिक्ष यान की सापेक्ष स्थिति और वेग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स यानी GNSS सैटेलाइट्स के ऐसे समूह को संदर्भित करता है जो ग्लोबल पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए गैलीलियो GPS आदि। इस मिशन को सक्षम करने के लिए विकसित अन्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियों में डॉकिंग तंत्र, सेंसर सूट, स्वायत्त रेंडेजवस डॉकिंग रणनीति आदि शामिल है। चलिए खबर के अंत में इस मिशन के महत्व को समझते हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भरता। भारत का लक्ष्य अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बनना है। पहले 3 देश चीन, रूस व संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। दूसरा, भविष्य के मिशनों के लिए सक्षमकर्ता बनना। यह प्रौद्योगिकी भारत की अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षाओं जैसे चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना, चंद्रमा से नमूना वापसी,
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS का निर्माण आदि के लिए आवश्यक है। अंत में अंतरिक्ष संचालन में लागत दक्षता। यह एक लागत प्रभावी तकनीक है जो सामान्य मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम बनाएगी। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत में 2024 में इंटरनेट शटडाउन की कम घटनाएं दर्ज की गई। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में 60 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया था, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है। संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में इंटरनेट की उपलब्धता को मौलिक मानवाधिकार घोषित किया था। इंटरनेट का उपयोग सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे शिक्षा, SDG 4, लैंगिक समानता, SDG 5, असमानताओं में कमी, SDG 10 आदि। चलिए सबसे पहले भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कानूनी प्रावधान जानते हैं। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 19(2) सरकार को राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। इंटरनेट शटडाउन का उपयोग गलत सूचना, विरोध या अशांति आदि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता रहा है। अब अधिनियम को समझे तो इसमें पहला है टेलीग्राफ अधिनियम 1885। इस अधिनियम के तहत बनाए गए दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017 के अंतर्गत लोक आपात या लोक सुरक्षा के मामलों में इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है। तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 144 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 है। अब अनुराधा भसीन केस 2020 का निर्णय भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इंटरनेट पर प्रतिबंध अस्थायी, वैध, आवश्यक और तर्कसंगत होने चाहिए। खबर के अंत में इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव भी जान लेते हैं। इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अनुराधा भसीन केस 2020 और फहीमा शिरीन केस 2019 में क्रमशः सुप्रीम कोर्ट एवं केरल हाई कोर्ट ने इंटरनेट को अनुच्छेद 19 व 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना। साथ ही इससे आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। इंटरनेट शटडाउन के कारण व्यापारिक गतिविधियां रुक जाती हैं, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स और पर्यटन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बाधा आती है। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और आपातकालीन सेवाएं इंटरनेट शटडाउन से प्रभावित होती हैं, जिससे जनता को असुविधा होती है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRAMS CPGRAMS ने पिछले 3 वर्षों में 70 लाख से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया। CPGRAMS पोर्टल नागरिकों की चिंताओं का त्वरित समाधान प्रदान करके सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2019 से 2024 तक 25 लाख से अधिक नागरिकों ने CPGRAMS प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है। 2024 में जन शिकायतों के समाधान में औसतन 12 दिन लगे। 2022 में शिकायतों के समाधान में औसतन 22 दिन लगते थे। चलिए सबसे पहले जानते हैं केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी CPGRAMS क्या है। CPGRAMS नागरिकों द्वारा शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर नागरिक सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर सरकारी संस्थाओं या अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे और 7 दिन यानी किसी भी समय शिकायत दर्ज की जा सकती है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ी शिकायतें एक ही पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं। इस प्लेटफॉर्म का विकास भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG ने किया है। यह विभाग शिकायतों के समाधान पर भी नजर रखता है। वैश्विक मान्यता की बात करें तो राष्ट्रमंडल सचिवालय ने CPGRAMS को शासन व्यवस्था में ऐसी सर्वोत्तम पद्धति के रूप में मान्यता दी है जिसे राष्ट्रमंडल देशों में अपनाया जा सकता है। आइए इसी के साथ CPGRAMS प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए मुख्य सुधार भी जान लेते हैं। ये सुधार CPGRAMS के 10 चरणीय सुधारों का हिस्सा है, जिसमें सबसे पहले है प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
इसमें शिकायतों को प्राथमिकता देने, शिकायतों के पैटर्न का पता लगाने और व्यवस्था संबंधी खामियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग यानी AI एंड ML जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। दूसरा, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद। इसमें AI आधारित भाषिणी को CP ग्राम्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इससे जिस भाषा में शिकायत दर्ज की गई है उसी भाषा में उनके समाधान उपलब्ध कराए जाएंगे। और आखिर में शिकायत निवारण का मूल्यांकन और सूचकांक। इससे पता चल पाएगा कि शिकायतों के निवारण में कौन से मंत्रालय और विभाग कितने प्रभावी हैं। इससे दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मंत्रालयों एवं विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इस सूचकांक में मंत्रालयों या विभागों के मूल्यांकन के 4 आयाम एवं 11 संकेतक हैं। आपको बता दें कि विभागों के मूल्यांकन के 4 आयाम दक्षता, फीडबैक, डोमेन और संगठन की प्रतिबद्धता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR का दिसंबर 2024 का अंक जारी किया। यह रिपोर्ट एक छमाही प्रकाशन है। इसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों का योगदान होता है। साथ ही यह रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की उप समिति का सामूहिक आकलन प्रस्तुत करती है। इसमें भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के समक्ष वर्तमान और उभरते जोखिमों को उजागर किया जाता है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है लचीली भारतीय अर्थव्यवस्था। 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.6% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। इसमें ग्रामीण उपभोग, सरकारी व्यय और सेवा के निर्यात में बढ़ोतरी से सहायता मिलेगी। दूसरा है सरकारी वित्त। केंद्र सरकार का ऋण GDP अनुपात महामारी 2020-21 दौरान 62.7% के उच्चतम स्तर पर था। इसके 2024-25 तक घटकर 56.8% हो जाने की उम्मीद है। राज्यों की बकाया देनदारियां 31% से घटकर 28.8% हो जाने का अनुमान है। इसके अलावा है स्थिर वित्तीय प्रणाली। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों SCBs की मजबूती में वृद्धि हुई है। ऐसा बेहतर लाभप्रदता, घटती गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPAs और पर्याप्त पूंजी व चलनिधि बफर के कारण संभव हुआ है। आगे बढ़ते हुए वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह गैर सांविधिक निकाय है। इसे सरकार द्वारा 2010 में शीर्ष स्तरीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री है। इसके सदस्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों RBI, SEBI, PFRDA, IRDA और FMC के प्रमुख वित्त सचिव आदि है। 2018 में FSDC को पुनर्गठित किया गया था तथा इसमें और अधिक सदस्य जोड़े गए थे। यह वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास और परस्पर विनियामकीय समन्वय जैसे मुद्दों से संबंधित कार्यों को देखती है। खबर के अंत में भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष आई चुनौतियां भी जान लेते हैं। वैश्विक जोखिम में उभरती प्रौद्योगिकियां, भू राजनीतिक संघर्ष और उच्च सार्वजनिक ऋण शामिल है। वहीं घरेलू जोखिम में खाद्य मुद्रास्फीति, चरम मौसम की घटनाएं और बढ़ता व्यापार घाटा शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने इंडस्ट्री 4.0 अपनाने और भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोड मैप रिपोर्ट जारी की। इंडस्ट्री 4.0 से आशय स्मार्ट और कनेक्टेड उत्पादन प्रणालियों से है, जिन्हें वास्तविक दुनिया को समझने, पूर्वानुमान करने और इससे अंतर्क्रिया करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंडस्ट्री 4.0 विनिर्माण प्रक्रिया का डिजिटल रूपांतरण है। इसमें दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए इंटेलिजेंट प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। आइए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है भारत में इंडस्ट्री 4.0 अपनाने की स्थिति। इस मामले में ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र सबसे आगे हैं। वहीं प्रौद्योगिकी को अपनाने में टेक्सटाइल, धातु और खनन क्षेत्रों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, भारत में इंडस्ट्री 4.0 के प्रमुख चालक। इसके अंतर्गत इंडस्ट्री 4.0 अपनाने में भारत के लिए अनुकूल पक्ष कार्यबल का कौशल विकास, डिजिटल अवसंरचना और संधारणीयता है।
आपको बता दें कि विनिर्माण प्रक्रिया को संधारणीय बनाने से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर विश्व के उपभोक्ताओं और विनियामक संस्थाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिल रही है। हालांकि इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने में बाधाएं भी हैं, जैसे जागरूकता की कमी। कई MSMEs को इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने की लागत के बदले इससे मिलने वाले लाभों के बारे में समझ की कमी है। इसी के साथ तकनीकी बाधाएं देखें तो पहला है पुरानी प्रक्रियाओं को छोड़ने की अनिच्छा। कई संगठनों को विनिर्माण प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगला है डेटा एकीकरण। पुराने सिस्टम में बिग डेटा के प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़ने से साइबर अटैक का खतरा बढ़ने की आशंका भी संगठनों को नई तकनीकों को अपनाने से रोक रही है। इनके अलावा वित्तीय बाधाएं जाने तो नई तकनीकों को अपनाने में शुरुआत में अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है। साथ ही इन तकनीकों के रखरखाव की लागत भी कम नहीं है। शुरुआती निवेश के लिए फंड आसानी से नहीं मिलता है और आखिर में मानव संसाधन से संबंधित चुनौतियां जाने तो तकनीक में कुशल श्रमिकों की कमी है। इसके अलावा नई तकनीकों को अपनाने का पारंपरिक रूप से समाज में विरोध किया जाता है। चलिए इस संदर्भ में आगे की राह को भी समझते हैं। सबसे पहले वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी GVCs का लाभ उठाना चाहिए। ये MSMEs को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए असीमित अवसर प्रदान करती है तथा डिजिटल तकनीक को अपनाने की व्यापक रणनीतियां बनाई जानी चाहिए। इन्हें अलग अलग चरणों में लागू करने के लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए। इसमें ध्यान देने योग्य अन्य क्षेत्र की बात करें तो AI और ऑटोमेशन जैसी मुख्य तकनीकों को अपनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही कार्यबल के कौशल विकास में निवेश बढ़ाना चाहिए आदि। चलिए खबर के अंत में इंडस्ट्री 4.0 हेतु सरकारी सहायता और नीतिगत उपाय भी जान लेते हैं। पहला है समर्थ उद्योग भारत 4.0। इसके तहत अत्याधुनिक विनिर्माण तकनीकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए अवसंरचना संबंधी और प्रशिक्षण रूपी सहायता दी जाती है। दूसरा मेक इन इंडिया 2.0 पहल। इसके तहत हाईटेक विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आखिर में डिजिटल इंडिया पहल। इसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी और अनुकूल नवाचार इकोसिस्टम प्रदान करके डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। रक्षा मंत्री के अनुसार अग्रणी प्रौद्योगिकियों में निपुणता हासिल करना समय की मांग है। अग्रणी प्रौद्योगिकियां जैसे कि AI आधारित वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर, अंतरिक्ष आधारित वॉरफेयर और साइबर हमले पारंपरिक वॉरफेयर के स्वरूप को बदल रहे हैं। इससे देशों की सुरक्षा के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है। चलिए सबसे पहले वर्तमान वॉरफेयर में उपयोग की जाने वाली अग्रणी प्रौद्योगिकियों के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है AI आधारित वॉरफेयर। AI आधारित साधन जटिल निर्णयों जैसे लक्ष्य का चयन करने, असैन्य क्षति का आकलन करने, सुझाव प्रदान करने आदि में सहायता के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए AI संचालित ड्रोन। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। यह युद्ध क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का उपयोग कर आक्रामक और रक्षात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की सैन्य क्षमता है। इसके अलावा है अंतरिक्ष आधारित वॉरफेयर। बाहरी अंतरिक्ष में सैन्य अभियान सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिज और गैर गतिज दोनों साधनों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एंटी सैटेलाइट ASAT हथियार। और आखिरी है साइबर हमले। कंप्यूटर सिस्टम में अवैध रूप से प्रवेश करके किसी देश के महत्वपूर्ण डेटा को चुरा लिया जाता है। उदाहरण के लिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में साइबर सुरक्षा हमला। आगे बढ़ते हुए अग्रणी प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों को देखें तो तकनीकी क्षमताओं में असमानता और गैर राज्य अभिकर्ताओं को उन्नत प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के कारण वैश्विक अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा है कानूनी खामियां। वॉरफेयर में इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अभाव के चलते मानवाधिकार उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, दोहरे उपयोग संबंधी दुविधा भी है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बनाई गई प्रौद्योगिकियां सैन्य उपयोग के लिए पुनः उपयोग की जा सकती हैं। इससे असैन्य और सैन्य तकनीक के बीच का दायरा समाप्त हो जाता है।
और अन्य मुद्दों में एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह के जोखिम, जवाबदेही के मुद्दे, AI आधारित हथियारों की होड़ की संभावना आदि शामिल है। खबर के अंत में अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। रक्षा AI परिषद DAIC और रक्षा AI परियोजना एजेंसी DAIPA की स्थापना की गई है। दूसरा है प्रोजेक्ट सीकर। यह भारतीय थल सेना की AI आधारित फेस रिकॉग्निशन, निगरानी और मॉनिटरिंग प्रणाली है। इसके अलावा है अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास 2024। यह सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष वारफेयर क्षमता को एकीकृत करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास है। और आखिरी है DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं। इसका उद्देश्य वॉरफेयर से जुड़ी उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नवीन समाधान प्रदान करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे अजरबैजान की, जिसकी राजधानी है बाकू। हाल ही में कजाकिस्तान में अजरबैजान के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 38 लोगों की मौत के बाद रूसी राष्ट्रपति ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से माफी मांगी है। अजरबैजान की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो इसके उत्तर में रूस, दक्षिण में ईरान, पश्चिम में आर्मेनिया और उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया स्थित है। वहीं इसकी समुद्री सीमा देखें तो इसके पूर्व में कैस्पियन सागर अवस्थित है। अजरबैजान का आर्मेनिया के साथ प्रादेशिक विवाद है। आपको बता दें कि यह विवाद दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। अजरबैजान की जलवायु अत्यधिक विविध प्रकार की जलवायु है। दुनिया के 11 जलवायु क्षेत्रों में से 9 इस देश में मौजूद है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बाजार दुजू है। यह ग्रेटर काकेशस रेंज में स्थित है। इसकी प्रमुख नदियों में कुरा, अरास आदि शामिल हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं, जैसे तेल और प्राकृतिक गैस, सीसा, जस्ता आदि। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। 17वीं लोकसभा ने गैर सरकारी विधेयकों पर चर्चा के लिए केवल 9.08 घंटों का समय दिया। यह एक प्रकार का विधायी प्रस्ताव है। इसे संसद के उन व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तटीय सुरक्षा योजना के प्रथम चरण और द्वितीय चरण की हालिया समीक्षा के दौरान 13 तटीय राज्यों में गंभीर खामियों को उजागर किया गया। अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल IMCT ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की विपदा घोषित किया। आपको बता दें कि वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के दिशा निर्देशों में प्राकृतिक विपदा को गंभीर प्रकृति की विपदा घोषित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास योजना में भाग लेने वाले करदाताओं के लिए समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024 में इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य करदाताओं की आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। भारतीय थल सेना ने पेंगोंग झील के तट पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह झील पूर्वी लद्दाख में 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पेंगोंग झील विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे जल की झील है। हाल ही में मिस्र ने स्वेज नहर के नए चैनल के विस्तार का परीक्षण पूरा किया। इस चैनल का 2 तरफा खंड अब 72 किलोमीटर से 82 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है। हाल ही में H1B वीजा की कुल स्वीकृतियों में से 70% से अधिक भारतीयों ने प्राप्त की है। इस कारण यह वीजा फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसकी शुरुआत 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। पश्चिम बंगाल ने तीस्ता नदी से पाइपलाइनों के माध्यम से खेतों में जल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया। यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। यह लगभग 400 किलोमीटर लंबी है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।